सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो ये आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का जो कोड है BHIC 132 हिस्ट्री का कोड है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके जो एग्जाम में बार बार पूछे और रिपीटिशन होते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके उत्तर गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने भूमि अनुवाद व्यवस्था को भी देखा, जिसमें उत्तर गुप्त काल में भूमि व्यापार के रूप में आगे बढ़ रहा था। यानी कि भूमि व्यापार के रूप में आगे बढ़ रहा था। एक प्रकार के रूप में देखा जाए तो देश में जो आम यानी कि आम नागरिक थे वो पिछली इकाई में अपने भूमि व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे थे। अगर भूमि व्यवस्था की ही बात कर ली जाए तो उनके द्वारा जिस तरीके हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे भू राजस्व वसूलते हुए अपने आप को पिछले व्यवस्था में आगे बढ़ा रहे थे, जिसके तहत भू अनुवाद, ब्राह्मणों और मंदिरों और मठ जैसे भूमिकाओं का व्यवस्था रूप देखने को मिला। भू संस्थाओं के रूप में हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पे धार्मिक संस्थाएं, हाँ यहाँ पे व्यापार तथा जाति व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिला। भू अनुवाद के रूप में देखा गया कि भू राजस्व वसूलने की जो प्रक्रिया थी, जिसके तहत यहाँ पे कुछ व्यक्ति अपना गुजारा कर कर अपना व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पे जो परिस्थिति रही है, जो संसाधनों का स्वरूप रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो संसाधन और जो खनिज व्यवस्था थे गुप्त काल में, ठीक है, तो उसके अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दान की गई भूमि किसी भी प्रकार से राजकीय व्यवस्था का हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए ब्राह्मणों को या फिर जो आम नागरिक थे उनको दान में दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इन दान किया हुआ जमीन पर भू राजस्व वसूला जाता था। भू राजस्व वसूलने का मतलब यह है कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो उस जमीन पर खेती करने के लिए या फिर बस आपके पास है वो नाम जमीन ना, तो भाई आपको कर देना पड़ेगा भू राजस्व, यानी कि जमीन का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका भू राजस्व था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके तत्पश्चात भूमि अनुवादन के लिए, भूमि अनुवादन यानी कि भूमि के रख रखवारी के लिए जिस तरीके से जो आम नागरिक थे, जो किसान थे, जो आपके बोल सकते हो कि कारीगर थे, कारीगर जो आपके व्यापार के रूप में जो कारीगर व्यापारी करते थे, उसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पे भू राजस्व की स्थिति देखने को मिली। व्यापार का हास्य हुआ। व्यापार का क्या हुआ, यहाँ पे हास्य हुआ, यानी कि व्यापार का यहाँ पे बोल सकते हो पतन हुआ। हास्य का मतलब होता है पतन। ठीक है, पतन का मतलब होता है व्यापार का जो स्थिति है वो खराब होने को मिला। अधिकांश विद्वानों ने इस बात को प्रस्तुत किया कि जो मध्य काल था, जिसमें आपका वाणिज्य क्षेत्र रहा है, वाणिज्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो केंद्र रहा है, यहाँ पे शक्ति का अभाव और मार्गों का जो व्यवस्था रूप में अभाव देखने को मिला। राज्यों द्वारा व्यापारिक वस्तुओं का सम्मिलित व्यवस्था देखने को मिला। और जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था थी, जिसमें विदेशी और अरब एवं ईरानियों द्वारा आपके प्रतिरूप में आपका देखा गया कि यहाँ पे फलस्वरूप रोम मुद्रा का प्रभाव देखने को मिला व्यापारिक दृष्टिकोण के अनुसार, जिसके कारण गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे विकसित करने लगा या धीरे धीरे विकास करने लगा। ठीक है, उसके तत्पश्चात भारतीय रेशम के जो आपके देखे गए रेशम और मसालों का जो मुख्य रूप में भारत के यहाँ पे रेशम और मसाले, जो कि आज मसाले की भी बात कर ली जाए तो पूरे विश्व में भारत को सर्वप्रथम बोल सकते हो कि स्थान प्राप्त है मसालों की खेती के रूप में। अलग अलग मसाले भारत में उपजाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे रेशम, जो सूती रेशम, जो रुई है ना यहाँ पे रेशम के,
क्योंकि ये इतने मुलायम कि यहाँ पे गुप्तकालीन व्यवस्था में वहां से यहाँ पर क्या किया जा रहा था कि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ साथ व्यापार किया जा रहा था। अब इन व्यापारों के कारण क्या हुआ कि हमारे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है और ज्यादा विकसित होने लगा। ठीक है। तत्पश्चात धीरे धीरे और कुछ समय बीतता गया और वस्तुओं के जगह पे यहाँ पे नमक, लोहा, शिल्प कला और यहाँ पे अलग अलग संबंधित वस्तुएं, यानी कि नमक, लोहा, शिल्प कला या फिर अलग अलग वस्तुएं जो हाथों से बनाई जाती थी। भारत लोग, आपको भी पता है कि हाथों से और तथा बोल सकते हो अलग अलग जानवरों के दांत, जैसे कि आज हाथी के दांत से अलग अलग प्रकार की जो बोल सकते हो कि मतलब कप वगैरह या फिर प्लेट्स वगैरह इतना सौंदर्यता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका गुप्त काल के कालीन व्यवस्था के रूप में, यानी कि जब गुप्त काल रहा है वो उस समय वहां पे व्यापार के रूप में देखने को मिला। अब ठीक है, अब गुप्त काल में यह हास्य व्यवस्था रहा। अब उसके बाद आ जाता है सिक्कों की कमी। ठीक है। व्यापार वाणिज्य के पतन के बाद, पतन का यानी कि जब वहां पे मतलब धीमा होने लगा, तो सिक्कों की कमी आई। छठी सदी के बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके पूर्ण रूप से सिक्कों की जो व्यवस्था है धीरे धीरे समाप्त होती जाने लगी। सोने के सिक्के, जिस तरीके से सोने के सिक्के जो जारी होने के बंद हो गए, यानी कि सोने के सिक्के क्या होता था भाई, सोने के सिक्के, अब जाहिर सी बात है सोने के सिक्के कंपनी जारी कर रहा है, लेकिन वो सोने के सिक्के क्या बोलते हैं, वो सारा पिघला के उससे अलग अलग वस्तुएं, सोने के वस्तुओं को बना के महंगे दामों में बेचा जा रहा है। आज एक टाइम के बाद बताऊं, हमारे टाइम में अपने पहले एक सिक्का आता था हमारे भारत में ही, अभी भी है, 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का एक पुराना वाला सिक्का है ना, नॉर्मल पुराना वाला, ज्यादा भी नहीं, लगभग जिसपे वो है ना हमारा 4 स्तंभ, उस 4 स्तंभ का जो पुराना वाला सिक्का नहीं है, उस सिक्के से पिघला के 5 ब्लेड तैयार किया जाता है एक सिक्के में। यानी कि 1 रुपए है आपके पास, तो उससे हम 5 ब्लेड निर्माण कर सकते हैं। तो अभी जानते हो क्या हुआ, आरबीआई ने इस बात पे रिसर्च किया था कि जितने सिक्के मतलब बन रहे हैं, लेकिन इतने सिक्के मतलब कमी कैसे आ रही है। तब जाके ये अभी सीक्रेटली पता चला कि उन सिक्कों को विदेश में भेजा जा रहा था और विदेशी कंपनियां उन्हें एक ब्लेड, यानी कि एक सिक्के में 5 ब्लेड बन जाता है। ये न्यूज आई थी अभी। तो इट मीन्स क्या है कि जो सोने के सिक्के उस टाइम छप रहे थे या फिर बोल सकते हो कि प्रसारित हो रहे थे, उन सिक्कों को पिघला के सोने के धातुओं बनाकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। अब देखो कि एक एक रुपए का 5 रुपए बन गया। अब 1 रुपए का भी ब्लेड, एक एक रुपए का भी बेचो, तो 1 रुपए से आपने कितना रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। चलो आपने मशीन मशीन यूज किया, आपने चलो कारखाने में जितने भी हो तो सबके मिला के एक एक रुपए एक ब्लेड थोड़ी ना बना रहे हो यार, इतने बड़े क्वांटिटी पे बना रहे हो आप, तो उसमें क्या है, यानी कि 1 रुपए से आप 4 रुपए कमा रहे हो। ये अभी हमारे लेटेस्ट भारत में ही ये हुआ है घटना। तभी आरबीआई ने, जो नेशनल रिजर्व ऑफ बैंक है ना, जो आपका आरबीआई ने उसे रिजर्व कर बोल सकते हो कि इसको बैन कर दिया। तब जाके ये जो आपका सिक्का है ना वो बैन हो गया। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात हमें देखने को मिला कि उसी तरीके से यहाँ पे गुप्त कालीन में जिस तरीके से सोने का निर्माण किया गया था, तो उस सोने के सिक्के को पिघलाकर वस्तुओं को निर्माण करके क्या किया जा रहा था, उसे महंगे दामों में बेचा जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे सिक्कों की कमी होने लगी थी। क्लियर हो गया सिक्कों की कमी में क्या है। अब उसके बाद नगरों का हास्य, नगरों का हास्य यानी कि जो यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण रहा ना, महत्वपूर्ण रूप से जो निर्मित नगर थी, और वो नगर निर्मित ना होकर मतलब अनिर्मित रूप में देखने को मिला, जिसके तहत यहाँ पे हस्तिनापुर आपका बोल सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे त्रावस्ती, जो आपके अलग अलग जो नगर है, इन नगरों का हमें देखने को मिला। हस्तिनापुर हो गया आपका, कौशाम्बी हो गया, या फिर बोल सकते हो मथुरा हो गया, या फिर बोल सकते हो त्रावस्ती हो गया, सिख संघोल हो गया, ये आपके अलग अलग नगर हैं। उज्जैन हो गया,
पोड़ा पोड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी नगर है, इन नगरों का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भारतीय व्यवस्था के रूप में जो हमारा भारत रहा है, ठीक है, जिस तरह से अलग अलग नगरों का यहाँ पे पतन हुआ, मालवा हो गया, दक्कन का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, भारत का जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें ये अलग अलग नगर हैं, इन नगरों का क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि उत्तर गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त में यहाँ पे जो नोट्स बनाने की बात आई, तो उत्तर कालीन में हमें, गुप्त काल में हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो अर्थव्यवस्था रहा है बेहद बेहतर ना हो के देखने को मिला, कि मतलब दुख, और बोल सकते हो कि गरीबी, या फिर मतलब हाँ, अर्थव्यवस्था का पतन के रूप में देखा गया, जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नगरों की जो विकास में हास्य हुआ, सिक्कों की कमी हुई, व्यापार में हास्य हुआ, ठीक है। तो ये सारे बात इसमें पॉइंट में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम बेस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूतों के उदय के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। राजपूतों का जो उदय हुआ था उसके विभिन्न सिद्धांत कौन से थे जिसके कारण राजपूतों का उदय हुआ, उसके बारे में बताना है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यहाँ पे राजपूतों की उत्पत्ति। पृथ्वीरासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो आपके अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड यानी कि देखा जाता है कि आपके बोल सकते हो कि जो राजपूत हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, ये एक क्षत्रिय के रूप में है भाई, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, तो मतलब क्षत्रियों के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये अग्निकुंड के माने जाते हैं, मतलब एक अनुमान देखा जाए तो जब परशुराम ने क्षत्रियों को, मतलब 21 बार धारा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, यानी कि आपने रामायण देखा होगा और महाभारत भी देखा होगा, तो उसमें परशुराम का जिक्र आता है। तो परशुराम खुद भी इस बात को, और रियल बता रहा हूँ, वो किए भी थे कि परशुराम जी ने क्षत्रिय यानी कि जो बोल सकते हो कि राजा महाराजा थे, 21 बार पूरे धारा से राजा महाराजाओं को खत्म कर दिया था अपने फरसे से, ठीक है। वो जो कुल्हाड़ी की तरह जिस तरीके से वो हथियार लेके देते हैं उसे फरसा बोला जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पर अग्नि कुंड के रूप में यहाँ पे चालुक्यों का जो स्वरूप रहा है, और आपका बोल सकते हो कि पंडिहारों का जो स्वरूप रहा है, पवारों का यहाँ पे जो स्वरूप रहा है, चमारों का जो स्वरूप रहा है, जो आज चौहान कहलाए जाते हैं, वो हमारे चमार के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तथा इनकी जो उत्पत्ति रही है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस मत के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कैफेन और डी आर भंडारक इस बात को मानते हैं कि जो गुप्त वंश रहा है, गुर्जर मूल से होकर उसका विरोधी बनते हुए राजपूत के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का उल्लेख रामायण महाभारत जैसे काव्यों में मिलता है, ठीक है। यानी कि जो राजपूत है ना, वो सूर्यवंशी व्यवस्था के रूप में, चंद्रवंशी व्यवस्था के रूप में होने वाले जो रामायण और महाभारत के काव्य हैं उनमें आपका देखने को मिलता है। उसके बाद अन्य विचारधारा के रूप में देखा जाए तो अन्य मत ये बात को दावा करते हैं कि जो यादव हैं उनकी प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ते हुए राजपूतों का उत्थान से जोड़े हैं, यानी कि जो यादव है ना वो राजपूतों के व्यवस्था के रूप में जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार जो राजस्थान और गुजरात क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान और गुजरात क्षेत्र है, जो उत्तर भारत के गुर्जर व्यवस्था में उनका जो स्थिति देखने को मिलता है, ये आपका कौन कर रहे हैं, अन्य मत कह रहे हैं, यानी कि BNS इस बात को प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो आपका देखा जाता है कि 12वीं सदी के प्रारंभ में राजपूत वंश अपने अस्तित्व को लेके आगे बढ़ने लगे, ठीक है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि गुप्त वंश की जो ये स्थिति रही है वो आपका नवीनतम विचार के रूप में देखा जाए तो आपके राजपूतों का उद्भव विभिन्न अवधियों के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों के रूप में माना जाता है।
प्रारंभिक काल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे साहित्य और ग्रंथों का जो स्वरूप है राजपूतों के शब्दों से मिश्रित हुआ है। प्रारंभिक काल की बात कर ली जाए तो मध्ययुगीन व्यवस्था के रूप में साहित्य जो ग्रंथ है ना, वो राजपूतों के शब्द से यहाँ पे मिश्रित रूप में देखने को मिलता है। कृषि और प्रादेशिक बस्तियां, ये आपके राजपूत के द्वारा देखने को मिला कि राजपूतों के द्वारा ही अपने बस्तियों को एक नई बस्तियों बस्ती बस्ती यानी कि बोल सकते हो कि झुग्गी झोपड़ी होती है ना, लाइक दैट, उससे थोड़ी बहुत ज्यादा ऊपर की बात कर लेते हैं, जहां पर लोग क्या है मतलब मिट्टी के मकानों में रहते हैं, वो बस्ती के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश के बाद यहाँ पे जो राजपूतों का जो स्थिति हुआ, तो राजपूतों ने अपने आप को बस्तियों के रूप में निवास करना शुरू करते करते अपने आप को धीरे धीरे विकसित करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय और सामाजिक स्थितियों में गतिशीलता के अंतर्गत राजपूतों ने आदिवासी पृष्ठभूमि की व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को भारतीय समाज का मिलाकर इन्होंने क्षत्रिय रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, राजनीतिक श्रेष्ठता के अनुसार देखा जाए तो राजनीति पहचान पाने के लिए इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र जैसे दर्शाए गए व्यवस्थाओं के रूप में इनके वंशज जो हैं राजनीति व्यवस्था से मतलब धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे प्रशासन चल रहे थे, उस प्रशासन में इन्होंने जुड़ना शुरू करके अपने आप की स्थिति की एक पहचान बनाने के लिए जुड़ना शुरू किया। अब उसके बाद भूमि वितरण प्रणाली के अनुसार राजपूतों ने अपने आप को विकसित करने के लिए राजस्थान में भूमि वितरण जो परिस्थिति चल रही थी, उसमें अपने आप को रिश्तेदारी बताते हुए उन्होंने भूमि प्राप्त करने का प्रावधान कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखने को मिला कि जो गुप्त वंश का उदय है, उन्होंने किले बंदी के रूप में भी अपने आप को आगे बढ़ाया। राजप्रीत वंश के जो शक्ति का मजबूत रहा है, वो आपको देखने को मिला कि मध्यकाल जो शिलालेखों और राजस्थान के जो अनेक दुर्ग गलियां थी, उन गलियों में आपका देखने को मिला इन राजपूतों ने अपना स्थिति बनाते हुए किले बंदी के रूप में अपना शासन व्यवस्था या फिर अपने आप को उदय किया। ठीक है, अब उसके बाद आपका वंशीय संबंध, अब जो राजपूत थे ना, इन्होंने क्या किया कि हाँ हम वंश से संबंधित हैं, हाँ ये हम इनके वंशज हैं, इस बात को सही ठहराते हुए उन्होंने क्या किया, स्वयं का उदय करना शुरू कर दिया था। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि राजपूतों ने स्वयं का उदय किस प्रकार किया, उसके सिद्धांत क्या थे। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पल्लव कला और मंदिर स्थापत्य के रूप में वर्णन कीजिए। पल्लव कला और मंदिर स्थापत्य पर चर्चा करना है। ठीक है, क्लियर है। किसी विशेष राज्य के वास्तुकला को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो संसाधनों को उपलब्ध कराने का कारण बनते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों में राजा की रुचि और कारीगरों की स्थिति को ही आपका कौशल के इतिहास के रूप में देखा गया था। यानी कि जो ये राजनीति और संसाधन का जो कौशल थे ना, पल्लवों और पांडवों के जो मंदिर निर्माण की जो व्यवस्था है, वो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है कि आकार देने का जो मुश्किल कारीगरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। यानी कि मंदिरों के निर्माण में जो आकार यानी कि जो शेप देने की स्थिति थी, वो प्रॉब्लम्स था। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि कोई भी मतलब आम नागरिक हलवा थोड़ी ना है कि हाँ बना के खा लिया, ऐसा थोड़ी ना। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो राजकीय मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, तो पल्लवों द्वारा जिस तरीके से इन्होंने अपने मंदिरों के निर्माण में अपनी चेष्टाओं को आगे बढ़ाते हुए, कारीगरों का सहारा लेते हुए अपनी कौशलता को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उसके बाद अपनी शैलियों के माध्यम से पल्लवों का जो श्रेय आपका देखा जाता है कि इन मंदिरों के निर्माण में देखने को मिलता है। प्रत्येक पल्लव अपने विशिष्ट कला और शैली के रूप में इन व्यवस्थाओं के रूप में अपने आप को विकसित करते हैं। तत्पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि इनकी जो स्थिति रहती है, यानी कि पल्लवों को जो स्थिति रहती है, अलग अलग चरणों में अलग अलग शैलियां में इनका जो विकास स्तर देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि कुछ शैली है महेंद्र शैली। महेंद्र वर्मन ने जो आपके गुप्त समय गुफा का
निर्माण किया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे धन संबंध और आपके बोला सकते हो गोलाकार व्यवस्था के रूप में इन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया था। ठीक है। द्वारपाल के शैली के रूप में इस मंदिर का जो है विशेष व्यवस्था ये है कि इस मंदिर में ब्रह्मा ब्रह्मा और आपका विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु और शिव के संपत्ति जो है इस मंदिर में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। महेंद्रवाड़ी का जो ये आपका निर्माण है, इस गुफा का, ये जो मंदिर में मतलब कि गुफा में जो ये मंदिर है, इस गुफा में आज भी इन मंदिरों का महत्वपूर्ण खोज की बात कर ली जाए तो इन मंदिरों का सीक्रेट या फिर बोल सकते हो कि रहस्य कोई नहीं जानता। ठीक है। तो ये पल्लव कला का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था था। पल्लव कला यानी कि पल्लव जो वंश था ना, वो कला के रूप में बहुत ज्यादा विश्व में विख्यात था। उनकी जो कलाएं थी, गुफा या फिर कुछ भी मंदिरों का निर्माण, आकृति देने वाला, आकृति यानी कि शेप देने वाला, उनकी कलाओं के आगे कोई आगे टिक नहीं सकता था। तो ये आपका महेंद्र शैली आपका बोल सकते हो पहला आपकी शैली या फिर मंदिर व्यवस्था था। उसके बाद अगला आ गया ममला शैली। ममला शैली, ममला शैली, ममला शैली। क्लियर है। तो उस स्थिति में यहाँ पे नरसिंह वर्मन ने इन्होंने प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामला शैली शासन व्यवस्था के रूप में शैली का निर्माण करते हुए यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर जो है आपका महेंद्र शैली की तुलना में लंबे, यानी कि महेंद्र शैली की तुलना में लंबे और पतले अधिक सजावटी व्यवस्था के रूप में ये आपका देखने को मिला कि मामला शैली था। मामला शैली की बात कर ली जाए तो इसका जो स्तंभ था, शेर के सिर पर प्राणी के रूप में इसका जो पहचान किया जाता था, मामला शैली की पहचान थी। अब उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि महाबलीपुरम के सात पोगांड, यहाँ पे नाम है पोगांड। पोगांड यानी कि उस तरीके का जो आपका उस समय जो आपके बोल सकते हो कि ए, जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, तो वो अपने कार्य के रूप में इन सभी व्यवस्थाओं का, इन शिलालेखों का वो उपयोग किया करते थे। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि इनके निर्माण में जो आपके रथों का जो आपका देख मिला, शेर का जो रथ है चलाने वाला, एक सेकेंड। तब उसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पे आपका राजसिंहा शैली का भी निर्माण किया गया। राजसिंहा शैली जो कि आपका राजसिंह हरवर्म नरसिंह वर्मन ने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने यहाँ पे राजसिंहा शैली का निर्माण किया। अगर इनके बात कर लिए तो यहाँ पे जो चट्टाने जो खंड प्रयोग में किए गए, यानी कि जो चट्टानों का, यानी कि जो मंदिरों का निर्माण के लिए यहाँ पे जो चट्टानों का जो प्रयोग किया गया, वो महत्वपूर्ण रूप से ऐसे चट्टान थे जो कि मकुंद मंदिर और आपका बोल सकते हो कि शोर मंदिर आदि, इन सभी मंदिरों का निर्माण इसी चट्टानों से किया गया। और मल्लापुरम ईश्वर जो है, मल्लापुरम जो ईश्वर का मंदिर है, वहां पे इन मंदिरों का जो निर्माण है इसी चट्टानों से किया गया था। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात आपका आ जाता है अपराजित शैली। अपराजित शैली की बात कर ली जाए, अपराजित शैली जो इस ये देखने को मिलता है कि इस मंदिर में जो अत्यंत आपके बोल सकते हो राजाओं और रानियों का जो सुंदर चित्रण का कला यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया या फिर प्रयोग मतलब प्रस्तुत किया गया। पल्लव शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण में शैलियों का एक अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। इनकी कलात्मक मूर्ति व्यवस्था और बोल सकते हो कि इनकी जो व्यवस्था रही है नक्शाओं का, यानी कि जो बोल सकते हो नकाशी करने का जो स्थिति रहा है, वो बहुत ही अत्यधिक विकसित और आकर्षण के रूप में रहा है पल्लवों की कला। ठीक है। उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो राजवंशों की स्थिति में इन्होंने अपनी कलाकृतियों के रूप में पल्लवों ने अपना सरल और बोल सकते हो सहज रूप में अपनी चित्रकला, अपनी कला के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है। उस प्रदर्शन के कारण इनकी जो व्यवस्था है, इनकी शैली है, आज भी कहीं ना कहीं इनकी कलाओं का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप में इनकी कलाओं का आज भी इनकी कलाओं को टक्कर देने वाला आज आधुनिक समय में भी इस तरीके से नहीं देखने को मिलता। तो ये था आपका पल्लव कला और मंदिर स्थापत्य, यानी कि पल्लवों द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया उनकी कलाओं के रूप में। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या, राजपूत ना,
रा- राष्ट्रकूट। हाँ हाँ, ये इसका पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो आपके अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये आपका अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य व्यवस्था पर निबंध लिखिए। ठीक है, या फिर वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ सकता है। पुलकेशिन प्रथम ने उत्तरी कर्नाटक पर शासन स्थापित करते हुए आपका बादामी के राजधानी इन्होंने बताई। ठीक है, पुलकेशिन ने प्रथम, यानी कि पुलकेशिन प्रथम ने 543 से लेके 566 सी तक इन्होंने अपनी स्थापित व्यवस्था के रूप में बादामी को अपना राजधानी बनाते हुए इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। पुलकेशिन प्रथम ने, किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने। दुर्ग के निर्माण में इन्होंने, दुर्ग यानी कि बोल सकते हो कि जो मतलब गेट के निर्माण में इन्होंने क्या किया, विस्तारवादी व्यवस्था के रूप में यहाँ पे गति का रूप में आरंभ करते हुए इनकी कीर्ति वर्मन ने, बोल सकते हो कीर्ति वर्मन ने इसकी सहायता करते हुए इनके विस्तारवादी रूप में यहाँ पे दुर्ग का निर्माण करते हुए इनका विस्तार किया। तत्पश्चात यहाँ पर ये राज्य का विस्तार यहाँ पर छोटे और बड़े पैमाने पे देखने को मिला कि चालुक्य क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार यहीं पे हुआ था। चालुक्य क्षेत्र जो है, इसका जो विस्तार है ना, सबसे रूप में अत्यधिक यहीं पे हुआ था। पुलकेशिन यानी कि बोल सकते हो बादामी में हुआ था। ठीक है, इसलिए बादामी के चालुक्य व्यवस्था का यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिला। मैसूर के गंग गंग के रूप में आपका स्थित आपका ये देखने को मिला कि कन्नड़ भाषा की जो कन्नड़ जो भाषा थी, उसका जो क्षेत्र है यहीं पे यहाँ पे विस्तार होता है। अब उसके बाद मालव के गुर्जर शासन का जो स्वरूप है यहाँ पे और ज्यादा विकसित होता है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे गोदावरी के डेल्टा पर कब्जा करने के लिए कोशिश करते हुए परिणाम स्वरूप उसकी यहाँ पे क्या होता है कि पल्लव के महेंद्र वर्मन से इसका विरोध होता है। क्यों, किसका? पुलकेशिन प्रथम का इसका विरोध किसके साथ होता है? यानी कि यहाँ पे गोदावरी के जो डेल्टा है ना, उस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए पल्लव वंश जो कि महेंद्र वर्मन ने इसका साथ विरोध होता है। उसके बाद आपका देखा जाता है कि इस प्रदेश के शासन की नियुक्ति जो होता है कि यहाँ पे पूर्व चालुक्य के राजवंशों के उदय हुआ और उसके तत्पश्चात यहाँ पे अधिकार गोदावरी और कृष्णा और इसके जो डेल्टा है वो आपका जो देखने को मिला कि पल्लव के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मन का चालुक्य पर हमला करने का, अपना जो ये क्षेत्र हथियाने का, पुनः इन्होंने अपना क्षेत्र को हथिया लिया और अपना राज इन पर किया। इसीलिए इसका बादामी के चालुक्य वंशज के रूप में इस पे निबंध पूछता है। क्लियर है? तो हमने इसमें यह देखा कि पूर्ण रूप से आपका पुलकेशिन प्रथम ने उत्तरी उत्तरी कर्नाटक के जो शासक के रूप में यहाँ पे बादामी जो राजधानी है उस पर इन्होंने शासन किया। तत्पश्चात यहाँ पे आपके बोल सकते हो कि यहाँ के जो राजवंशज जो आए, उसके बाद चालुक्य क्षेत्र में सबसे पहले इसका जो विस्तार हुआ। उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला कि यहाँ पे महेंद्र वर्मन के द्वारा यहाँ पे इनका आक्रमण करते हुए, उसके बाद इसके महेंद्र वर्मन के जो पुत्र था वो आपका यहाँ पे नरसिंह वर्मन के द्वारा चालुक्य पर हमला करते हुए इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके तत्पश्चात यहाँ पे है कि चालुक्य व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर निबंध लिखिए या फिर टिप्पणी कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर भक्ति आंदोलन के रूप में चर्चा कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। पौराणिक हिंदू धर्म की बात कर लिए तो नए विचारों का जो प्रसार यहाँ पे भक्ति के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत जो श्रेय जाता है ये भक्ति आंदोलन के रूप में जाता है। यहाँ पर क्या है कि पुरानी की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो भारतीय व्यवस्था में भक्ति को लेके, यानी कि भक्ति के रूप में क्या किया गया, भक्ति आंदोलन का विस्तार किया गया था। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु के छठी शताब्दी में आपका यहाँ पे इस शताब्दी में शिव नए नारों के रूप में विष्णु और अलवारों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, भक्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। तत्पश्चात यहाँ पे देखा गया कि इन आंदोलनों का जो श्रेय जाता है गैर ब्राह्मणों की उत्पत्ति के रूप में रही है।
ठीक है, जिसके तहत यहाँ पे जो सामुदायिक लोगों का जो आंदोलन है वो प्रभावित रूप में पल्लव, चोल और आपके बोल सकते हो कि आपके चेर और पांडे और आदि राजवंशों का संरक्षण यहाँ पे भक्ति आंदोलन के रूप में देखा जाता है। भक्ति आंदोलन जो कि एक व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में प्रेरणा और तथा ईश्वर के रूप में अपना समर्पण को ही भक्ति के रूप में देखा गया। और ये आंदोलन इस रूप में किया गया कि लोगों के रूप में भक्ति के रूप में यानी कि ईश्वर के प्रति अपनी प्रेम और उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का स्थिति को ही भक्ति आंदोलन के रूप में देखा गया। अब ये बड़े पैमाने पे हमारे समाज में जो है विष्णु और बोल सकते हो शिव परंपराओं के रूप में ईश्वर के लिए आत्मा तथा परमात्मा का जो जिक्र करते हुए अपने ईश्वर की पूजा करना ही भक्ति आंदोलन का एकमात्र जरिया था। ठीक है, उसके तत्पश्चात ये क्या किया गया, त्याग करना, अपने कर्म के फल की आशा ना करना, ये भक्ति आंदोलन के रूप में कुछ पंक्तियों के रूप में आगे बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ विद्वानों ने इस आंदोलन का स्वरूप देखते हुए इन्होंने सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में व्यक्तिगत जो रूप में इन्होंने बताया कि भक्ति ही एकमात्र ऐसा जरिया है जब कोई मतलब मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए तत्पर हो सकता है। भक्ति के रूप में देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का करने का जो श्रेय जाता है, जैसे आपका कालिदास, सूरदास, आपके बोल सकते हो कि कबीरदास, रहीमदास, ठीक है, और आपके मीराबाई भी ये भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि या फिर बोल सकते हो संत के रूप में जाने जाते हैं, जिनके द्वारा भक्ति आंदोलन को बखूबी रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय इनको बखूबी जाता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि बंधनों का जो मुक्त त्याग है वो भक्ति आंदोलन के रूप में प्रेरित करता है। यानी कि भक्ति आंदोलन ये सिखाता है कि भाई अपने आप को बंधन से मुक्त रखे, यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रखे, रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रखे। ये भक्ति आंदोलन का जो एकमात्र व्यवस्था के रूप में यहाँ पे है कि बंधनों का त्याग कर दिया जाए, यानी कि बंधन जो है उसका त्याग कर दिया जाए, ताकि भक्ति को हम और ज्यादा गहरा करके और ज्यादा बेहतर तरीके से समर्पण करके तप करके हम अपने ईश्वर को परमात्मा से या फिर बोल सकते हो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सक्षम हो सके। इसलिए भक्ति आंदोलन का स्वरूप आगे बढ़ाया गया था। क्लियर है? तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं 2-3 क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा जो कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, उन क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ कि उन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका देखा जाता है, गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त प्रथम, आपका समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद आपका देखा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उसके बाद बोल सकते हो कि कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंशों के आर्थिक दशा के रूप में विवेचना कीजिए। ये आपका कि गुप्त वंश में आर्थिक व्यवस्था कैसे कैसे रही है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ, हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के। ठीक है, अब उसके बाद अब बात कर लेते हैं। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एक और आ जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति पर विचार प्रकट कीजिए। ये आपका है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर यही क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।